हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम जो है यूपीपीएससी लेक्चरर इलेक्ट्रिकल 2021 का जो पेपर सेकंड सॉल्यूशन कर रहे थे, उसमें पार्ट फर्स्ट में हम जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। और पार्ट सेकंड में आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेके आउट 100 तक, जितने भी हमारे पास टेक्निकल पार्ट के क्वेश्चन है उन सबको कंप्लीट करेंगे। एज वेल एज इनको कंप्लीट करना ही हमारा टारगेट नहीं है, इसको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना जिससे कि किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट नहीं रहे और एज वेल एज कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ जो है आपकी ग्रोथ हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 से हम देखेंगे। क्वेश्चन 50 तक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ आर्क एक्सटेंशन। तो हमें ये देखना है कि आर्क एक्सटेंशन में कौन सा मेथड हम यूज नहीं करते हैं। ऑप्शंस गिवन है हाई रेजिस्टेंस मेथड, करंट जीरो इंटरप्शन मेथड, पावर बैलेंस मेथड और एनर्जी बैलेंस मेथड। इसमें से कौन सा मेथड नहीं हम यूज करते। तो इसमें देखिए जरा प्लीज, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है आर्क प्रोड्यूस क्यों होती है हमारे पास। आर्क इसलिए प्रोड्यूस होती है कि नॉर्मल कंडीशन में सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टेक्ट होते हैं, एक तो फिक्स कॉन्टेक्ट होता है, एक हमारे पास क्या होता है मूविंग कॉन्टेक्ट होता है। ये क्या होते हैं, नॉर्मली क्लोज रहते हैं, एनसी लिखते हैं जिसको, नॉर्मली क्लोज। लेकिन जैसे ही फॉल्ट कंडीशन आती है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होने की कोशिश करते हैं। और जब सेपरेट होने की कोशिश करते हैं तो ये जो इनके बीच में जो मीडियम होता है, उस मीडियम में यहाँ पे आर्क स्टेब्लिश होती है, क्योंकि इस मीडियम में आयनाइजेशन ऑफ एयर हो जाता है। और इनके बीच में जितना डिस्टेंस कम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट पर मीटर या फिर वोल्ट पर डिस्टेंस। तो जितना डिस्टेंस कम रहेगा इन दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई रहेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एयर के इलेक्ट्रिक फील्ड से या फिर कोई भी इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा हो जाएगा। तो वहां पर स्वाभाविक है कि वहां पर हमारे पास जो है आयंस जो है क्रिएट हो जाएंगे, आयनाइजेशन ऑफ एयर हो जाएगा और जिसके कारण आर्क डेवलप होगी। इस आर्क को जो है हमें जल्दी से जल्दी एक्सटिंग्विश करना जरूरी है, क्योंकि फॉल्ट को क्लियर करने के लिए सर्किट का एकदम से ओपन होना तब माना जाता है जब आर्क हमारे पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए, आर्क करंट की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर मान लीजिए आर करंट फ्लो हो रही है, सर्किट ओपन है और आर करंट फ्लो हो रही है, इसका क्या मतलब है, सर्किट इज नॉट कंप्लीटली क्लोज। उसके लिए आर्क को जीरो करने की जरूरत होती है। तो आर्क को कैसे जीरो किया जाए, उसके लिए बहुत सारे एक्सटेंशन मेथड यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड होता है कि भाई साहब ऐसा करो कि आर्क के रास्ते में रेजिस्टेंस बढ़ा दो, आर्क के पाथ में रेजिस्टेंस बढ़ा दो। तो हाई रेजिस्टेंस मेथड यूज कर सकते हैं ना। रेजिस्टेंस को कैसे बढ़ा सकते हो, एक तरीका है आपके पास, लेंथ ऑफ आर्क बढ़ा दो, या फिर आर्क जिससे पास हो रही है उसका एरिया क्या है, नोरो कर दो, या फिर आर्क को जो है अलग अलग पार्ट में क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर दो, अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करोगे, आर्क स्प्लिटर का यूज कर सकते हो। तो ये सारे मेथड जो है हाई रेजिस्टेंस मेथड है। लेकिन हाई रेजिस्टेंस मेथड कहाँ यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। तो हाई रेजिस्टेंस मेथड जो है डीसी सर्किट ब्रेकर, जैसे एचवीडीसी सर्किट ब्रेकर होते हैं ना, वहां पे नेचुरल करंट क्रॉसिंग जीरो इंस्टेंट होती नहीं है। तो वहां पे हम सर्किट ब्रेकर को कैसे बनाएं, हाई रेजिस्टेंस मेथड से बना सकते हैं। या फिर लो एसी वोल्टेज के केस में आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। तो हाई रेजिस्टेंस मेथड में हम जो है बहुत कम यूज करते हैं डीसी के केस में, स्पेशली एसी के केस में इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि इसमें एक डिसएडवांटेज होता है कि रेजिस्टेंस ऐड करोगे तो आप क्या कर रहे हो, जानबूझ के एनर्जी डिसिपेट कर रहे हो। तो इसीलिए हम इसको नहीं यूज करते। दूसरा मेथड होता है हमारे पास लो रेजिस्टेंस मेथड। लो रेजिस्टेंस मेथड या फिर इसको जीरो करंट इंटरप्शन मेथड बोलते हैं। ये हमारे पास कौन सा मेथड है, लो रेजिस्टेंस मेथड, या हमारे पास क्या है, जीरो करंट इंटरप्शन मेथड। जब हमारे पास जो है आर्क करंट मूव करती है ना, और उस आर्क करंट का वेरिएशन जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास इस तरह से होता है। जब आर्क करंट जो है नेचुरल करंट क्रॉसिंग जीरो को टच करती है, उस टाइम जो है इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है बहुत वीक, इसका जो आर्क को स्टेब्लिश करने का स्ट्रेंथ जो है वो बहुत वीक हो जाता है। तब हम यहाँ क्या करेंगे, दो मीडियम के बीच में, दो कॉन्टेक्ट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड कर देते हैं, है ना। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ भी है ना, जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपके पास SF6 गैस हो या वैक्यूम क्रिएट कर लो आप, या फिर ऑयल ऐड कर दो, है ना। ये आपके पास, या एयर को हाई प्रेशर पे प्रोवाइड कर दो, एयर ब्लास्ट, तो उससे हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस आर्क को हम एक्सटिंग कर सकते हैं। अगला मेथड है हमारे पास एनर्जी बैलेंस मेथड। एनर्जी बैलेंस मेथड, इसको ऑफ आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए दो थ्योरी भी दी जाती है। एक होती है एनर्जी बैलेंस थ्योरी और एक हमारे पास होती है, जिसमें एक तो होती है स्प्लियन थ्योरी और स्लिपियन थ्योरी, और एक होती है हमारे पास कैसी थ्योरी। ठीक है,
तो हमारे पास जो है यहाँ पर एक होती है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो दो थ्योरी होगी, इसमें एक को बोला जाता है रिकवरी रेट थ्योरी और दूसरे को बोला जाता है एनर्जी बैलेंस थ्योरी। दैट मीन्स स्लीपियन थ्योरी है उसको हम रिकवरी रेट थ्योरी बोलते हैं और कैसी थ्योरी को एनर्जी बैलेंस थ्योरी बोलते हैं। इनका क्या कंसेप्ट है? स्लीपियन थ्योरी का ये कंसेप्ट है कि हमारे पास जो है ना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो राइज होती है, अगर आप जो है आर्क के कंपैरिजन में आर्क जो स्टेब्लिश करने की स्ट्रेंथ है उसके कंपैरिजन में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा बढ़ा दो तो वहाँ पर जो है आर्क जल्दी से एक्सटिंग्विश हो जाएगी। या फिर एनर्जी बैलेंस थ्योरी क्या बोलती है? एनर्जी बैलेंस थ्योरी बोलती है कि आप जो है ना जितना आर्क प्रोड्यूस हो रहा है आर्क करंट के कारण, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उस उसके कंपैरिजन में एनर्जी डिसिपेट जो है वो ज़्यादा कर दो। जब एनर्जी डिसिपेशन ज़्यादा होगा, हीट जनरेशन से हीट डिसिपेशन हीट जनरेशन से ज़्यादा होगा, तब जो है हमारे पास यहाँ पर आर्क अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो ये दूसरी थ्योरी है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना इसमें पावर बैलेंस थ्योरी कोई नहीं होती है हमारे पास, है ना। यहाँ पर होती है एनर्जी बैलेंस कंडीशन। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा ऑप्शन रहेगा? सी विल बी द राइट आंसर, नॉट ए आर्क एक्सटेंशन मेथड हमें सेलेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। सर्ज एब्जॉर्बर आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट। सर्ज एब्जॉर्बर देखो बहुत सारी टर्म होती है। एक तो हमारे पास सर्ज एब्जॉर्बर होता है, एक हमारे पास जो होता है लाइटनिंग अरेस्टर या सर्ज अरेस्टर होता है ना। लाइटनिंग अरेस्टर बोल तो या फिर सर्ज अरेस्टर बोल तो ये हमारे पास जो है ये दूसरा केस होता है। तो हमें इनका डिफरेंस मालूम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्ज किसकी वजह से आती है। तो सर्जेस जो है, सर्जेस का मतलब हाई वोल्ट, सर्जेस का मतलब जो है अनवांटेड कंडीशन आपके पास आ जाए, ठीक है, अनवांटेड कंडीशन आ जाए। तो उस हमारे पास उस केस में आप क्या करोगे? अनवांटेड कंडीशन कौन सी होती है? जैसे आपके पास लाइटनिंग आ जाए, है ना, लाइटनिंग आ जाए तो लाइटनिंग के कारण हमारे पास यहाँ पर जो है सर्ज डेवलप होती है। किसके केस में? ट्रेवलिंग वेव के केस में। एक तो लाइटनिंग इफेक्ट हो गया। दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे स्विचिंग कंडीशन हो, आप क्या कर रहे हो कि स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हो या सप्लाई को ऑन ऑफ कर रहे हो, मेंटेनेंस हो गई, फिर सप्लाई को ऑन कर रहे हो, या ट्रांजिएंट कंडीशन हो या डिस्चार्जिंग कंडीशन हो, चार्जिंग कंडीशन हो, उस केस में हमारे पास जो है यहाँ पर हाई वोल्टेज सर्ज डेवलप, यहाँ पे सर्जेस डेवलप होती है। और इन सर्जेस को रोकने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। डायरेक्ट लाइटनिंग हो रही है तो उसके लिए तो हम क्या यूज करते हैं? डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक के लिए अर्थ वायर यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्विच की पोजीशन को ऑन ऑफ करने की वजह से या फिर हमारे पास जो है ट्रांजिएंट कंडीशन की वजह से उसको सर्ज को खत्म करने के लिए हमारे पास सर्ज अरेस्टर का यूज करते हैं, जिसको हम लाइटनिंग अरेस्टर भी बोलते हैं। सर्ज अरेस्टर, सर्ज एब्जॉर्बर, ये दोनों सर्ज को खत्म करने का काम करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? दोनों का प्रिंसिपल या नेचर अलग अलग है। कोई भी सर्ज आई हमारे पास, उस सर्ज को जो है दो तरीके से खत्म किया जा सकता है। एक तो सर्ज को क्या करो, डायरेक्टली आप पास कर दो ग्राउंड में। तो अगर डायरेक्टली पास कर रहे हो ग्राउंड में तो उसको हम बोलते हैं सर्ज अरेस्टर। मतलब सर्ज को अरेस्ट करके आपने किधर ले गए? ग्राउंड में ले गए, उसको सर्ज अरेस्टर बोलते हैं। सर्ज एब्जॉर्बर का मतलब, इसका मतलब सर्ज की जो भी एनर्जी है उसको क्या कर रहे हो? एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो हमारे पास एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए किसकी जरूरत होती है? रेजिस्टेंस की जरूरत होती है। तो रेजिस्टेंस में हमें एनर्जी को डिसिपेट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा तरीका होता है। तो दोनों में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। अब सर्ज अरेस्टर जो है हमें सर्ज को डायरेक्टली हटाने के काम आता है। सर्ज एब्जॉर्बर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये एब्जॉर्बर है, ये किस काम होता है? तो ये हमारे पास जो है ट्रेवलिंग वेव जनरेट होती है ना, उसकी वेव फ्रंट जो होता है स्टिफनेस, वेव फ्रंट में अगर हाई स्टिफनेस आ जाए, ठीक है, उसको रोकने के लिए सर्ज एब्जॉर्बर काम में लिया जाता है। हाई स्टिफनेस, जितना ज्यादा स्टिफनेस ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो होंगे वो डैमेज हो सकते हैं। तो वेव फ्रंट में जो स्टिफनेस हाई होने की वजह से सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो डैमेज हो सकते हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास सर्ज एब्जॉर्बर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो सर्ज एब्जॉर्बर का डायग्राम देख लेते हैं, ये कैसे काम करेगा। तो सर्ज एब्जॉर्बर जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस होते हैं। कौन सी कंडीशन में? जैसे आपके पास कोई हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन होते हैं। ट्रांजिएंट कंडीशन कैसे देखी जाती है? ट्रांजिएंट कंडीशन में इस तरह से आपके पास सिग्नल जनरेट होता है जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है बहुत हाई रहती है और वोल्टेज लेवल जो है स्लाइटली ट्रांजिएंट कंडीशन में तो हाई रहेगा, उसके बाद वोल्टेज लेवल क्या हो जाता है? लो होता है। तो सर्ज एब्जॉर्बर जो है लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? इसमें हमारे पास जो है बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम ये देख रहे थे कि सब सर्ज एब्जॉर्बर सर्किट कैसे काम करेगा। सर्ज एब्जॉर्बर दो टाइप के, ए डायग्राम दिया हुआ है हमारे पास, एक बी डायग्राम दिया हुआ है। ए डायग्राम में हम क्या करते हैं, जो भी सर्जेस आती है, आपको मालूम है कि सर्जेस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाई होती है।
फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है 1/ओमेगा c, फ्रीक्वेंसी हाई तो रिएक्टेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटेंस विल प्रोवाइड लो रिएक्टेंस पाथ, तो करंट जो सर्जिस सारी सर्जिस क्या हो जाएगी अर्थ में पास हो जाएगी। तो एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा हम जो है सर्ज एब्जॉर्वर की बात कर रहे हैं, तो एब्जॉर्वर में ये तो एक तरह से आप सर्ज अरेस्टर बोल सकते हो, है ना। सर्ज एब्जॉर्वर में क्या होता है, सर्ज एब्जॉर्वर में यहाँ पे कोई सर्ज आ गई, है ना, सर्जेज आ गई तो सर्जेज हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, यहाँ पे एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, यहाँ पे ओमेगा बढ़ेगा हाई फ्रीक्वेंसी कंडीशन में, रिएक्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब सर्ज इधर से तो पास होगी नहीं इंडक्टर से, वो सारी की सारी किधर जाएगी हमारे पास रेजिस्टेंस के थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो है ना रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगी और इक्विपमेंट में जाने की कोशिश करेगी। तो रेजिस्टेंस बहुत हाई कनेक्ट करते हैं और ये सारी एनर्जी को क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है हाई फ्रीक्वेंसी कंडीशन में। अब एक बात बताओ, इंडक्टेंस लगाने की क्या जरूरत थी, रेजिस्टेंस तो बीच में वैसे भी लगा सकते थे, क्या जरूरत थी इंडक्टेंस की। तो भाई साहब बात ऐसी है कि नॉर्मल कंडीशन होगी ना तब तो फ्रीक्वेंसी हाई नहीं होगा ना, तब फ्रीक्वेंसी लो होगा, फ्रीक्वेंसी लो होगा ना तो सारी जो नॉर्मल वेव है वो किधर से पास होनी चाहिए, इंडक्टर से पास होनी चाहिए, अदरवाइज रेजिस्टेंस में से पास होगी, हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड किया हुआ है, यहाँ तो हमारे पास पावर लॉसेस ज्यादा हो जाएगा। ऐसे भी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। वी हैव टू थिंक अबाउट दैट कि नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास सर्किट कैसे काम करेगा, एबनॉर्मल में कैसे काम करेगा, तब जाके आप जो है किसी भी सर्किट को या किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के बारे में सोच सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। यूजेटी इज नोन एज, यूजेटी को किस ऑप्शन के नाम से आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यूजेटी इज नोन एज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, करंट कंट्रोल डिवाइस, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर या फिर बीजेटी ऑसिलेटर। तो यहाँ पे जो है दो आंसर हो सकते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस एज वेल एज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। लेकिन यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं कि एक यूजेटी का जो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो कैसे होता है। यहाँ पे डायोड वोल्टेज है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना टर्मिनल रहते हैं, अलग अलग टर्मिनल रहते हैं, बेस B2 टर्मिनल, यहाँ बेस B1 टर्मिनल, यहाँ पे VB1 वोल्टेज आएगा, है ना, और यहाँ पे टोटल वोल्टेज अप्लाई किया गया VBB, ठीक है। अब VB1 की वैल्यू होती है ईटा VBB, है ना, और ईटा क्या होता है स्ट्रिंजिक इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे दो बेस टर्मिनल होते हैं और एक अमीटर टर्मिनल होता है, ठीक है। अगर अमीटर वोल्टेज जो है ना वो ईटा VBB से ज़्यादा हो गया तो ये डायोड क्या हो जाता है फॉरवर्ड बायस हो जाता है और यहाँ पे जो है ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अमीटर वोल्टेज किससे ज़्यादा होना चाहिए, ईटा VBB से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये ऑपरेशन स्टार्ट कर पाता है। तो जब इसका ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ पे एक तो वोल्टेज कंट्रोल हो गया, कौन से वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं, अमीटर वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसका जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो कुछ इस तरह से आता है ना, ये पीक पॉइंट वोल्टेज, ये वैली पॉइंट वोल्टेज, इनके बीच में जो है एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। तो इस नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण इसका जो ऑपरेशन है ना बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। कहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस की कहाँ जरूरत होती है, नेगेटिव रेजिस्टेंस की जरूरत होती है ऑसिलेशन जनरेट करने में। जहां पर भी ऑसिलेशन जनरेट करने हो वहां पर आपको नेगेटिव रेजिस्टेंस की जरूरत होगी। तो इसीलिए जो है हम क्या करते हैं ऑसिलेशन जनरेट करने के लिए, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बनाने के लिए यूजेटी को यूज करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको कोई सेलेक्ट करना हो तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सेलेक्ट करिएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये क्वेश्चन कहाँ आता है मालूम, कि हमारे पास जो है ये क्वेश्चन रिलेटेड होता है जब आपके पास गेट सर्किट होता है। जब एक एससीआर है, एससीआर में आपके पास क्या होता है, एनोड, कैथोड और गेट, है ना। यहाँ पर आपके पास गेट सर्किट में आपके पास गेट वोल्टेज अप्लाई करते हो और गेट करंट देते हो। तो इन दोनों की जो आपके पास पावर डिसिपेशन होता है वो Vg इंटू IG होता है। अगर आपके पास यहाँ पे Pg Vg की वैल्यू मैक्सिमम ले लो, IG की वैल्यू मैक्सिमम ले लो, तो पावर भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यही होगा। पावर डिसिपेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है एक साथ जो है ना गेट पल्स वोल्टेज नहीं अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गेट पल्स वोल्टेज है ना, आपने एक साथ वोल्टेज गेट वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया इस तरह से, ये गेट वोल्टेज काफी टाइम पीरियड के लिए, तो पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा गेट सर्किट में ना, गेट पावर लॉसेस ज्यादा होंगे। तब हम क्या करते हैं, पल्स ट्रेन फायरिंग का यूज करते हैं ना, पल्स ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, इस तरह से पल्सेस जनरेट करते हैं, है ना, पल्स ट्रेन फायरिंग करते हैं। इससे क्या होता है, एक तो हमारे पास जो है यहाँ पर पल्स ट्रेन फायरिंग का यूज करने से एडवांटेज ये हो जाएगा कि यहाँ पर पावर डिसिपेशन जो है बहुत कम हो जाएगा। ड्यूटी साइकिल जो है हम सेलेक्ट कर देते हैं कि थोड़े टाइम रेस्ट, फिर वापस हमारे पास पल्स वापस जनरेट करेंगे, फिर थोड़े टाइम रेस्ट, और इस तरह से हम पावर डिसिपेशन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ड्यूटी साइकिल 50% हो गया, इसका मतलब पावर लॉसेस जो होंगे वो 50% रिड्यूस हो गए।
तो इसका रिलेशन आप कैसे शो कर सकते हो, रिलेशन ऐसे शो कर सकते हो, एवरेज पावर लॉसेस इक्वल टू मैक्सिमम पावर लॉसेस इनटू आपके पास क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 6 वाट आपके पास आंसर आएगा। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेल ओमेगा इज। अब डेल ओमेगा का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है, डेल ऑफ टी सॉरी एक्स ऑफ टी इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा डी ओमेगा टी, ये होगा, ठीक है। हमारे पास ये जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये अगर देखोगे 1/2 पाई एक्स ऑफ जे ओमेगा ना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक्स ऑफ जे ओमेगा मतलब आपके पास डेल एक्स ऑफ ओमेगा मतलब सिग्नल क्या है डेल ऑफ ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। एक बात बताइए जरा प्लीज, ये टर्म हमें क्या शो करती है, एरिया अंडर द इम्पल्स फंक्शन। एरिया अंडर द इम्पल्स फंक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा वो कितना होता है, 1 होता है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एरिया अंडर द इम्पल्स फंक्शन 1 होता है हमेशा। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 पाई विल बी द राइट आंसर। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। जेनर डायोड इज यूज्ड एज, जेनर डायोड को बहुत फेमस एप्लीकेशन है जेनर डायोड की, जहां पर भी आपको वोल्टेज को रेगुलेट करना हो वहां पर हम जेनर डायोड को यूज करते हैं। कब करते हैं, इन द रिवर्स बायस कंडीशन में। कैसे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे काम करती है, जैसे हमारे पास जब भी रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हो तो उस केस में अगर रिवर्स वोल्टेज जो है जीनर वोल्टेज से, जीनर मतलब जीनर वोल्टेज क्या होता है, रिलेटिव में ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है जहां पे ब्रेक डाउन हो जाए। अगर रिवर्स वोल्टेज जीनर वोल्टेज से या ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम होता है तो ये किसकी तरह काम करेगा, ओपन स्विच की तरह काम करेगा। लेकिन जैसे ही रिवर्स वोल्टेज जो है जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज या उससे इक्वल या उससे ज्यादा हो जाता है तो हमारे पास ये किसकी तरह काम करने लग जाता है, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह या कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करने लग जाता है। तो कहीं पर भी लो वोल्टेज को रेगुलेट करना हो, 5 से 10 वोल्ट को रेगुलेट करना हो तो हमारे पास वहां पे जेनर डायोड का यूज किया जा सकता है। हाई वोल्टेज के लिए आप इसका यूज नहीं कर सकते। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, यहाँ पे कौन सा है, वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज बूस्टर नहीं वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। व्हाट डू TRIP स्टैंड फॉर, TRP स्टिल, TRIP ट्रिप स्टिल बोलते हैं, ये किसके लिए यूज होता है, या फिर आप इसका फुल फॉर्म क्या बता सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूस पोरेसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूस प्लास्टिसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूस पेयर लाइट और ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूस प्रॉपर्टी। इसमें से क्या आंसर होगा, इसमें से सही करेक्ट आंसर होगा ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूस प्लास्टिसिटी। इसमें एक्चुअली ट्रिप स्टिल होता क्या है हमारे पास, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में ट्रिप स्टील जो है हाई स्ट्रेंथ का स्टील एलॉय होता है, हाई स्ट्रेंथ एलॉय, हाई स्ट्रेंथ स्टील एलॉय। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड क्यों ऐड किया गया, इसका मतलब ये है कि ये कोई भी एलॉय होगा या मटेरियल होगा उसके ऊपर आप जब भी हाई स्ट्रेस अप्लाई करोगे या स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो इसमें जो है फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और फेज ट्रांसफॉर्मेशन के कारण इसमें हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड को हमने क्या किया है, इंक्लूड किया है, ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूस्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, ट्रिप स्टील स्टैंड का हमारे पास यूज करते हैं लाइक इन केस ऑफ, जैसे नेवी की शिप हो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो, मेरीन एप्लीकेशन हो वहां पर यूज कर सकते हो, या इंडस्ट्री ऑटोमेशन हो वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्या करेक्ट आंसर होगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेजिस्टेंस स्विचिंग इज यूज्ड इन केस ऑफ व्हिच सर्किट ब्रेकर, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑल टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर। रेजिस्टेंस स्विचिंग क्या होता है, रेजिस्टेंस स्विचिंग जैसे सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट ओपन हो रहे हो और आर्क जो है री स्ट्राइक हो जाती है, क्यों हो जाती है भाई साहब, आर्क इसलिए री स्ट्राइक हो जाती है कि वहां री स्ट्राइक करने के लिए री स्ट्राइकिंग वोल्टेज आ जाता है। अब री स्ट्राइकिंग वोल्टेज क्यों आता है भाई साहब, री स्ट्राइकिंग वोल्टेज इसलिए आता है कि हमारे पास यहाँ पर जो है लो इंडक्टिव करंट हो या कैपेसिटिव स्विचिंग कंडीशन हो तो वहां पर जो है हमारे पास हाई री स्ट्राइकिंग वोल्टेज जनरेट हो जाता है जो आर्क को री स्ट्राइक करता है। तो इनके ऑसिलेशन को डैम्प आउट करने के लिए हमें रेजिस्टेंस की जरूरत होती है और इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2 डेल अंडर रूट एल बाई सी, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये ऑसिलेशन जल्दी से डैम्प आउट हो तो ये डेल की वैल्यू जनरली जो सेलेक्ट की जाती है डैम्पिंग रेशियो की 1 क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए सेलेक्ट की जाती है। तो R इक्वल टू वैल्यू क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए क्या आ जाता है 1/2 अंडर रूट एल बाई सी, दैट मीन्स 0.5 अंडर रूट एल बाई सी।
तो इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया है इस पेपर में, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस स्विचिंग का केस कब आता है, जब रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आता है, और रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की प्रॉब्लम किसमें देखने को मिलेगी, कैपेसिटर स्विचिंग कंडीशन में, वहां पे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में देखने को मिलेगी। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। अगला क्वेश्चन क्या है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इस इंडक्शन मोटर में हमारे पास 8 पोल है और 720 आरपीएम की रोटर स्पीड है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट बताना है, क्या होना है, 2 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो बिफोर द सॉल्यूशन यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हो ईमानदारी से, और अगर और ज्यादा किसी डेप्थ को क्वेश्चन को डेप्थ में समझना है तो भी क्वेश्चन के बारे में कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक इंडक्शन मोटर है, इसकी रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ आर इक्वल टू एस एफ होती है। अब सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपके पास 50 हर्ट्ज दे रखा है, हमें क्या चाहिए, स्लिप चाहिए ना। तो स्लिप कैसे निकालोगे, एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। पहले एन एस तो निकाल दें, सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड 120 एफ अपॉन पी, इसीलिए तो पोल दे रखे हैं, 8 पोल्स 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, आ जाएगा सिंक्रोनस स्पीड 750 आरपीएम। रोटर स्पीड कितना है, 720 आरपीएम, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 750। लगभग लगभग आपके पास ये 4% का स्लिप आ जाएगा, कितना, 0.04। तो 0.04 इंटू 50 करोगे, कितना आ जाएगा, इट विल बी द 2 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई भी हमारे पास केबल है, अंडरग्राउंड केबल, जिसका सर्ज इम्पीडेंस दिया हुआ है 50 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, कितना, 50 ओम सर्ज इम्पीडेंस दिया हुआ है 50 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, अंडरग्राउंड केबल के लिए। अगर इस केबल की लेंथ को डबल कर दिया जाए, दैट मीन्स 100 किलोमीटर कर दिया जाए, तो सर्ज इम्पीडेंस कितना होगा। बहुत बेसिक सी बात है, सर्ज इम्पीडेंस जो रेशियो होता है जेड अपॉन वाई का रेशियो होता है, या फिर आपके पास ऐसा लिख सकते हो आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस जी प्लस जे ओमेगा सी। कंडक्टेंस तो हम वैसे भी ट्रांसमिशन लाइन में कंसिडर नहीं करते, और लॉस फ्री कंसिडर करें तो ये जे ओमेगा एल अपॉन जे ओमेगा सी आ जाता है, ठीक है। तो अंडर रूट एल बाई सी आ जाता है। एक बात समझिए जरा प्लीज, हमेशा ध्यान रखिए, जैसे लेंथ ऑफ लाइन बढ़ती है वैसे वैसे इम्पिडेंस भी जो है वो बढ़ता है। इम्पिडेंस होता है लेंथ ऑफ लाइन, हमारे पास जैसे जैसे लेंथ, टोटल इम्पिडेंस बढ़ेगा, टोटल एडमिटेंस भी बढ़ता है, जैसे जैसे लेंथ ऑफ लाइन बढ़ेगी टोटल एडमिटेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली एडमिटेंस कैसे बढ़ता है, जैसे कैपेसिटेंस में आप एडमिटेंस किसके लिए शो करते हैं, कैपेसिटेंस के लिए। ट्रांसमिशन लाइन का हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट कैसे होता है, अगर आप मॉडलिंग देखोगे तो यहाँ पे कैपेसिटेंस आर एल सी इस तरह से चलता जाता है, इट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल। अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे पास सीरीज पार्ट है, इसको इम्पिडेंस बोलते हैं। सीरीज इम्पिडेंस हमारे पास, आप जानते हो कि जैसे लेंथ ऑफ लाइन बढ़ती है तो ये बढ़ता है, उसी तरह एडमिटेंस कैपेसिटेंस पैरेलल में ऐड हो जाते हैं, तो एडमिटेंस भी लेंथ ऑफ लाइन के साथ क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली जेड इंटू एल लिख सकते हो टोटल इम्पिडेंस, और टोटल एडमिटेंस वाई इंटू एल लिख सकते हो, तो एल से एल कैंसिल आउट, दैट मींस सर्ज इम्पिडेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन। बहुत सिंपल सा केस है। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, चाहे लेंथ कितनी भी हो जाए, पहले 50 ओम है तो हमेशा ही कितना रहेगा, 50 ओम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। एक कंडक्टिंग डायोड है, उसमें आइडियल केस में वोल्टेज ड्रॉप कितना होना चाहिए उसके अक्रॉस। तो एक कंडक्टिंग डायोड का हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसा होता है हम देखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में कोई भी डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस में, जब तक कि आप कट इन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज नहीं कर देते हो, तब तक तो जीरो करंट लगभग फ्लो होता है, लीकेज करंट कुछ हो सकता है, और उसके बाद जो है हमारे पास वोल्टेज इस तरह से बढ़ता है। उसके बाद रिवर्स बायस कंडीशन में हमारे पास जो है, रिवर्स बायस कंडीशन में ब्रेक डाउन कंडीशन तक तो कोई करंट नहीं फ्लो होती है, अप्रोक्सीमेटली लीकेज करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है। और ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पे सडनली बहुत ज्यादा करंट फ्लो होती है, तो ये जो है डैमेज हो जाएगा। ये डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रैक्टिकली। बट आइडियली कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए, आइडियली कट इन वोल्टेज, या फिर कट इन वोल्टेज कैसे, सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। तो आइडियली के केस में हमारे पास यहाँ कट इन वोल्टेज कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फॉरवर्ड बायस करते ही इसमें करंट जो हो जानी चाहिए, फ्लो हो जानी चाहिए। इस एक्सेस पे वोल्टेज है, इस एक्सेस पे करंट है, तो फॉरवर्ड बायस करते ही करंट फ्लो होना चाहिए, और रिवर्स बायस में कभी भी ब्रेक डाउन नहीं आना चाहिए। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस तरह से हमारे पास जो बन रही है, ये आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब
फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते ही करंट फ्लो हो रही है और रिवर्स बायस में कभी भी ब्रेकडाउन नहीं आ जाए, मतलब करंट जो है हमेशा क्या रहे, जीरो रहे। ऐसी आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब डायोड कंडक्ट कर रहा है मतलब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड को हम कैसे शो करते हैं, क्लोज स्विच। और क्लोज स्विच के अक्रॉस अगर वोल्टेज आप चेक करोगे वोल्टमीटर से, तो सिंपल सी बात है, आइडियल वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस कितना आएगा, जीरो आएगा। कंडक्टिंग डायोड में आइडियल केस में हमारे पास जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल डायोड होता तो कितना आता हमारे पास, कट इन वोल्टेज के बराबर आता, जो भी डायोड वोल्टेज हमारे पास होता उसके बराबर आता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। तो ये चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पर डायग्राम के थ्रू शो किया गया कि आइडियल डायोड का मॉडल कैसे बनता है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हम क्लोज स्विच बनाते हैं, रिवर्स बायस कंडीशन में ओपन स्विच बनाते हैं। क्लोज स्विच में हमारे पास जो है यहाँ पे जैसे स्विच को क्लोज करोगे करंट फ्लो होने लग जाएगी, और ओपन स्विच करोगे करंट अब जीरो रहेगी हमेशा, वोल्टेज रिवर्स में कितना ही बढ़ा तो भले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट बीसीडी काउंटर। तो कोई भी काउंटर कंस्ट्रक्ट करना हो ना, उसमें सिंपल सा एक रूल मालूम होना चाहिए कि भाई साहब ऐसी बात है कि हमारे पास यहाँ पर जितने नंबर ऑफ बिट होंगे उतने ही फ्लिप फ्लॉप होंगे। अब डिकेड काउंटर बनाना है ना, डिकेड काउंटर का मतलब क्या होता है, जो 0 से 9 तक काउंट करे। नंबर ऑफ बिट जितनी होगी उतने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होंगे। अब 0 से 9 काउंट करना है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको बाइनरी में लिख दो एक बार। बाइनरी में कैसे लिखोगे, 1001। अब मैक्सिमम वैल्यू को बाइनरी में लिखोगे ना, कितनी बिट चाहिए, 4 बिट चाहिए, 1 2 3 4 बिट। 4 बिट मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। सीधी सी बात है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, जहां तक आपको मैक्सिमम तक जाना है, उसकी वैल्यू को बाइनरी में लिख लो, जितनी बिट चाहिए उतने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप चाहिए। सो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, 4 नंबर ऑफ फ्लिप्स, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। वैसे फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। मटेरियल साइंस से बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं यहाँ पर पेपर में। अगर आपको यहाँ पर ऐसा बोला जाए कि जब टेम्परेचर को जो है ट्रांजिशन टेम्परेचर से बढ़ा दिया जाए, तो आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है ना वो हमारे पास किसके सिमिलर बन जाता है, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर नहीं, क्यूरी टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कई बार अलग अलग टेम्परेचर के नाम होते हैं हमारे पास। क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए तो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या बन जाता है, वो हमें बताना है। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल या नन ऑफ दिस। एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में डिफरेंस क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। कौन से लॉ के अकॉर्डिंग, क्यूरी वेस लॉ के अकॉर्डिंग। अगर आप देखोगे क्यूरी वेस लॉ क्या बोलता है, क्यूरी वेस लॉ बोलता है हमारे पास susceptibility is inversely proportional to temperature, या फिर susceptibility इक्वल टू क्यूरी कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर, और फेरोमैग्नेटिक केस में T माइनस थीटा आ जाता है। और यही थीटा जो है, अगर टेम्परेचर जो है थीटा से ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, थीटा को। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक हमारे पास ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है, इसका मतलब क्या है वो हमें समझने की जरूरत है। एक्चुअल में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, ये डाइपोल बेचारे ना ग्रुप बना के रहते हैं, इस तरह से अपने अपने ग्रुप में या डोमेन में बैठे रहते हैं, इस तरह से ग्रुप बना के रखते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, यहाँ पे टेम्परेचर आएगा, तो टेम्परेचर के कारण इन डाइपोल में रेंडमनेस बढ़ जाती है, और रेंडमनेस बढ़ जाएगी तो डाइपोल जो है अपनी मर्जी से कोई कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, डोमेन जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। अब जब डोमेन ही ब्रेक हो गए, इसका मतलब जो है ये किसकी तरह काम करेगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है ओवरऑल ऐसा देखा जाए तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में चेंज हो गया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन अप टू द सर्किट ब्रेकर। इंडक्टेंस कितना है, 1 हेनरी है। कैपेसिटेंस कितना है, 0.01 माइक्रोफेराड। आगे क्वेश्चन को रीड करते जाइए। द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू द सर्किट ब्रेकर। एक सर्किट ब्रेकर है जिसके कॉन्टैक्ट्स हैं, फिक्स कॉन्टैक्ट्स और मूविंग कॉन्टैक्ट्स, इसके अक्रॉस हम शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसकी क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इसका क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए हमारे पास डेल इक्वल टू आप 1 कर दोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 0.5 अंडर रूट एल बाई सी। एल और सी की वैल्यू रख दो 0.5 अंडर रूट एल 1 अपॉन 10 रेज टू -8 ना।
इसको आप कैसे लिखोगे, माइक्रो फेराड है 10⁻⁶ और 10⁻², माइनस 10⁻8 फेराड, ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁴, और यहाँ पे 10⁴ बाहर आ जाएगा, 0.5 इंटू 10⁴, ये आ जाएगा लगभग आपके पास 5 किलो। कितना आ जाएगा, 5 किलो। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बॉन्डिंग इन सिरेमिक्स इज, सिरेमिक में हमारे पास किस टाइप की बॉन्डिंग देखने को मिलती है? सिरेमिक में हमारे पास दोनों टाइप की बॉन्डिंग देखने को मिलती है। जितने भी सिरेमिक मटेरियल होते हैं, आयनिक, मेटेलिक, कोवलेंट, पार्शियली आयनिक और पार्शियली कोवलेंट बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है। सो इट इज द मटेरियल साइंस क्वेश्चन, इसको डायरेक्टली याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज, नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जो है कौन ऑसिलेटर में यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं ये बताना है। सस्टेन्ड ऑसिलेशन मतलब ऑसिलेशन को बनाए रखने के लिए, डैम्प ऑसिलेशन ऑसिलेशन को खत्म करने के लिए, ऑसिलेटर को बाइसिंग करने के लिए, या ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए। हम ऑसिलेशन को बनाए रखने के लिए हम क्या क्रिएट करते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक फुल वेव कन्वर्टर है जिसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज है। आपको रिपल फ्रीक्वेंसी बतानी है इन आउटपुट वोल्टेज। रिपल फ्रीक्वेंसी हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, आपको ये समझना है। एक्चुअली कन्वर्टर है ना, एसी को डीसी में चेंज एसी को डीसी में चेंज करेगा, और एसी को डीसी में चेंज करेगा, तब हमारे पास जो है रेक्टिफायर, एज ए रेक्टिफायर आप कंसिडर कर रहे हो, 3 फेज रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो एसी को डीसी में जब चेंज करेगा तो डीसी वेव के प्योर डीसी कंपोनेंट्स के साथ अनवांटेड एसी कंपोनेंट आएंगे। अनवांटेड एसी कंपोनेंट को भी हम क्या बोलते हैं, डीसी की फ्रीक्वेंसी तो कितनी होती है, 0 होती है ना। अनवांटेड एसी कंपोनेंट आएंगे, अनवांटेड एसी कंपोनेंट को हम रिपल्स बोलते हैं, और इन रिपल को हटाना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं। भाई भाई फिल्टर लगाना है ना, फिल्टर कौन सा लगाओगे, लो पास फिल्टर लगाओगे। लो फ्रीक्वेंसी मतलब 0 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को पास करना है और बाकी को ब्लॉक करना है। तो फिल्टर जो है हम कुछ इस कैरेक्टरिस्टिक्स का बनाएंगे, ऐसा इस नेचर का लो पास फिल्टर बनाएंगे। अब लो पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, इस तरह से होती है ये। अब ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पे ना, ये अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब इससे से बिलो वाला सिग्नल पास हो जाएगा, उससे आगे वाला जो है अब हमारे पास ब्लॉक हो जाएगा। तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है ये किससे डिसाइड होती है, रिपल फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होती है। अब इसीलिए फिल्टर डिजाइनिंग में रिपल फ्रीक्वेंसी को देखना बहुत जरूरी होता है, और वो कन्वर्टर, वो रेक्टिफायर सबसे बढ़िया होगा जिसकी रिपल फ्रीक्वेंसी हाई होगी, क्योंकि जितना रिपल फ्रीक्वेंसी हाई होगा उतना जो है हमारे पास आसान होगा फिल्टर को डिजाइन करना। लूप सिग्नल को हम जो है पास करें तो डीसी वाले को तो पास कर दें, और हाई फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट को जो है हम ब्लॉक करते हैं। तो जितना रिपल फ्रीक्वेंसी हायर होगा उतना फिल्टर डिजाइनिंग इजी रहता है। अब रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिपल फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ पल्सेस इन आउटपुट इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये होती है रिपल फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ पल्सेस इन आउटपुट इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। आउटपुट में पल्सेस कितनी आएगी, अब 3 फेज हमारे पास फुल वेव कन्वर्टर है, 3 फेज फुल वेव कन्वर्टर में हमारे पास आउटपुट में 6 पल्सेस आती है एक साइकिल में 360 डिग्री में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 300 हर्ट्ज। तो यहाँ पे हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ना लगभग आपको 300 हर्ट्ज डिजाइन करनी पड़ेगी। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। इफ द वेवफॉर्म इज गिवन बाय, एक वोल्टेज है हमारे पास Vt इक्वल टू 10 sin 2 pi into 1000t, sorry 100t. What will be the magnitude of second harmonics in its Fourier representation? Fourier representation में मैग्नीट्यूड क्या होगा सेकंड हार्मोनिक्स का। अब हमारे पास यहाँ पे साइन वेव है, साइन वेव किसको शो करता है, ऑड पैटर्न को शो करता है। किस पैटर्न को शो करता है, ऑड पैटर्न को शो करता है। और ऑड पैटर्न में इवन हार्मोनिक्स क्या होंगे हमारे पास, जीरो होंगे। इवन हार्मोनिक्स जीरो हो जाएंगे। इवन हार्मोनिक्स मतलब 2 4 6, तो इनका मतलब इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे नहीं, केवल 1 3 5 यही प्रेजेंट रहेंगे। इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट ही नहीं है मतलब एब्सेंट है, तो उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो ही होगा, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। कितना होगा, ए विल बी द राइट आंसर। सो हमें ये ध्यान रखना है कि किसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 133 होगा तो हमारे पास कैलकुलेशन करनी पड़ती। अगला क्वेश्चन अगेन मटेरियल साइंस से हमारे पास, इसमें जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। एफसीसी है हमारे पास, बीसीसी है, इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए
कि हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन बना है। द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम रेस्पेक्टिवली फॉर ए फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल इज। हमारे पास यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल है। इस कंपैरिजन टेबल के थ्रू आप जो है इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारे पास कितना। दो एक टेबल है जो हमें शो कर रही है यूनिट सेल कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ एटमिक एटम्स पर यूनिट सेल, एक तो ये पूछा है हमें, ठीक है। और कई बार जो है पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग फैक्टर या पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पूछा जाता है, तो भी आप यहाँ से बता सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप है, एक सिंपल यूनिट सेल है, एक बॉडी सेंटर क्यूबिक है, एक हमारे पास जो है फेस सेंटर क्यूबिक है, और एक हमारे पास जो है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड है। तो 4 टाइप हो गई। अब इनमें हमें क्या पूछा है, हमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो ये हमें कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो गया, 70% हो गया। अब अलग अलग सिस्टम के लिए स्लिप सिस्टम भी अलग होता है। तो स्लिप हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर देखोगे तो स्लिप सिस्टम जो है एटॉमिक अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, हर एक पैटर्न के एटॉमिक अरेंज पे डिपेंड करेगा स्लिप सिस्टम। तो स्लिप सिस्टम जो है बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए 48 होता है, एफसीसी के लिए हमारे पास 12 होता है, और हेक्सागोनल क्लोज पैक के लिए 3 होता है। तो हमें तो किसके लिए चाहिए, एफसीसी के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 एंड 12। कौन सा आंसर होगा, सी विल बी द राइट आंसर, 4 एंड 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। रिएक्टेंस रिले इज नॉर्मली यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। रिएक्टेंस रिले को हम नॉर्मली किस में यूज करते हैं। रिएक्टेंस रिले की खासियत क्या है मालूम आपको, कि रिएक्टेंस रिले में इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो कैसा होता है, इट इज द टाइप ऑफ डिस्टेंस रिले। डिस्टेंस रिले आपके पास कौन कौन सी होती है, इम्पीडेंस रिले होती है, एक आपके पास मूव रिले होती है, एक आपके पास रिएक्टेंस रिले होती है। इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अलग अलग होती है। रिएक्टेंस रिले में रिएक्टेंस कंपैरिजन होगा, ये जैसे आरएक्स डायग्राम है, आरएक्स डायग्राम में आपके पास जो है अगर रिएक्टेंस जो है x लेस देन एक्स आर, स्पेसिफाइड रिएक्टेंस से कम है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर रिले ऑपरेट हो जाएगी, और अगर रिएक्टेंस जो है स्पेसिफाइड रिएक्टेंस से ज़्यादा हो गया तो रिले ऑपरेट नहीं होगी। यही हमारे पास रिएक्टेंस रिले की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिएक्टेंस रिले की। जब भी हमारे पास अर्थ फॉल्ट आता है, अर्थ फॉल्ट में एक प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास जो ग्राउंड रेजिस्टेंस होता है उसके कारण जो है ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारे पास चेंज हो जाता है, आर्क रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, और रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से हमारे पास कौन सी रिले की कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टेड नहीं होती है। रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से हमारे पास आर्क रेजिस्टेंस या फिर जो है ग्राउंड रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से बहुत कम इफेक्ट पड़ता है रिएक्टेंस रिले की कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इसीलिए अर्थ फॉल्ट के केस में हमें किसको प्रेफर करना चाहिए, रिएक्टेंस रिले को प्रेफर करना चाहिए। एक और क्वेश्चन भी बनता है कि रिएक्टेंस रिले को शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्यों प्रेफर करते हैं। रिएक्टेंस रिले को शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए इसलिए प्रेफर करते हैं कि बाकी दोनों रिले के कंपैरिजन में शॉर्ट लाइन के लिए इसका जो ऑपरेशन है, स्पीड रेस्पॉन्स है, वो फास्टर होता है। इसीलिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में भी अगर आपको पूछा जाए विच रिले इज यूज्ड, रिएक्टेंस रिले इज यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। यहाँ पे हमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन इंटीग्रेटर व्हेन इनपुट इज स्टेप वोल्टेज फॉर 0 to 2 सेकंड, और आरसी टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है आपके पास 3 सेकंड, वी इनपुट आपके पास 6 वोल्ट। पहले इंटीग्रेटर का एक डायग्राम बना देते हैं। इंटीग्रेटर ऑप एम्प के थ्रू बनाते हैं ना, तो हमारे पास जो है फीडबैक सर्किट में एक कैपेसिटर लगाते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये इनपुट वोल्टेज है, और ये इनपुट वोल्टेज आपने क्या अप्लाई किया, स्टेप वोल्टेज अप्लाई किया 0 से 2 सेकंड का, ठीक है। एक स्टेप वोल्टेज मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, और सॉरी मैग्नीट्यूड कितना है, 6 है, मैग्नीट्यूड 6 है, और 0 से 2 सेकंड के लिए। अब यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया गया, और ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये कैपेसिटेंस आर और सी का प्रोडक्ट कितना है, 3 सेकंड। यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज आएगा उसकी वैल्यू पता नहीं। इसका जो एक्सप्रेशन आता है आउटपुट वोल्टेज का, इसका एक्सप्रेशन -1/RC 0 to t v इनपुट dt ये होता है। -1/RC, RC कितना दे रखा है 3, 0 to t। स्टेप वोल्टेज में हमारे पास टाइमिंग कितना दे रखा है, टाइमिंग हमें दे रखा है 0 से 2 सेकंड। तो 0 से 2 सेकंड के लिए इंटीग्रेट कर दो, किसको इंटीग्रेट कर दो, 6, ये फिक्स वोल्टेज है स्टेप, और dt, तो ये हो जाएगा -6/3 इंटू टी, और इसका रेंज है 0 to 2, तो इसके पास आपके पास आ जाएगा -12/3, दैट इज -4 वोल्ट। कितना आएगा, -4 वोल्ट विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, जीनर डायोड अलाउज ए करंट टू फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन।
करंट फ्लो होने देता है हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में, कब होने देता है ये बताना है। वोल्टेज रीच्ड रिवर्स डायरेक्शन में तो हमें वोल्टेज को ही कंट्रोल करना है ना। वोल्टेज रीच्ड अप टू द सर्टेन वैल्यू, टेम्परेचर रीच्ड अप टू अबव अ सर्टेन वैल्यू, करंट फ्लोज इन द रिवर्स डायरेक्शन ओनली, करंट कांट फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन ओनली। ये तो कॉन्ट्रडिक्ट है, इसको छोड़ो आप, ठीक है, कोई मतलब नहीं है हमारे पास यहाँ पे। हमारे पास रिवर्स जेनर डायोड की रिवर्स बायस कंडीशन में कैरेक्टरिस्टिक मालूम होनी चाहिए। हमारे पास कब तक करंट नहीं फ्लो होनी चाहिए होगी, जब तक कि रिवर्स वोल्टेज जो है वो जेनर वोल्टेज से कम रहेगा। रिवर्स वोल्टेज जो है जेनर वोल्टेज से कम रहेगा इस तरह से। और जैसे ही रिवर्स वोल्टेज जेनर वोल्टेज के इक्वल या उससे ज्यादा हो जाता है, या ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल या उससे ज्यादा हो जाता है, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। हालांकि उस करंट को जो है हम लिमिट कर देते हैं मैक्सिमम जेनर करंट तक, उससे ज्यादा नहीं जाने देते ताकि वो डैमेज नहीं हो सके। तो हमारे पास रिवर्स बायस में करंट फ्लो होती है जब वोल्टेज जो है एक सर्टेन वैल्यू तक रीच हो जाए। यही हमें क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। एसी सर्किट ब्रेकर में हमारे पास जो आर्क को कब इंटरप्ट करते हैं, अभी आपको बताया था हमने बहुत सारा डिटेल से। एसी सर्किट ब्रेकर में हम जो है लो रेजिस्टेंस करंट लो रेजिस्टेंस इंटरप्शन मेथड यूज करते हैं, और लो रेजिस्टेंस मेथड मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम ऐड करते हैं। कब ऐड करते हैं, जब जीरो करंट स्टेंट आ जाए हमारे पास, जीरो करंट के स्टेंट पे हम इसको इंटरप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन ऑफ एन एससीआर is provided in order to limit the power loss, reduce the junction temperature, avoid the accidental turn on device, और avoiding sudden large voltage across the load। तो पहले हमें dV by dt को समझना है कि इससे नुकसान क्या है, तब हम आंसर भी आराम से बता सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, एक एसीआर है, उसमें 3 टर्मिनल है, एनोड और कैथोड और गेट। हम जो है एसीआर को जनरली फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ही ऑपरेट करते हैं, है ना, कंट्रोलिंग के लिए। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे गेट टर्मिनल होता है और यहाँ पे कैथोड होता है। एक्चुअली एसीआर और डायोड में अंतर क्या है, डायोड में और एसीआर में यही अंतर है कि यहाँ पे थर्ड टर्मिनल होता है, कंट्रोलिंग टर्मिनल। जब आप गेट पल्स दोगे तब ये ऑन हो जाएगा, जब आप कम्युनिकेशन सर्किट प्रोवाइड कर दोगे तब ये ऑफ हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे सेमी कंट्रोल बोल सकते हो कि गेट पल्स से हम इसको कभी भी ऑन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कभी भी ऑन करने को हम डिजायर टर्न ऑन कंडीशन बोलते हैं। तभी तो हम जो है डिजायर्ड वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज लेके, चाहे वो डीसी हो या एसी हो, चॉपर, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, किसी का भी केस हो, एसीआर यूज कर रहे हो आप, तो हमारे पास जो है यहाँ पर आपके पास डिजायर टर्न ऑन कंडीशन मालूम होनी चाहिए। कि मान लीजिए कि एक साइकिल है, उसमें मुझे एससीआर को 30 डिग्री पे ऑन करना है, तो करना ही है। इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि 35 डिग्री पे ऑन कर रहे हो कि 20 डिग्री पे ऑन कर रहे हो, डिजायर्ड इंस्टेंट मालूम होनी चाहिए। वो पॉसिबल है गेट ट्रिगरिंग के थ्रू। एक एसीआर को ऑन करने के और भी तरीके, कि आप जो है एनोड वोल्टेज को जो है वो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा कर दो, तो भी हमारे पास एसीआर जो है ऑपरेट हो जाता है। अगर रिवर्स फॉरवर्ड बायस कंडीशन में फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, तो भी हमारे पास ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन वो डिजायर्ड टर्न ऑन कंडीशन नहीं है, वो तो हमारे पास अनडिजायर्ड टर्न ऑन कंडीशन है। अनडिजायर्ड तो हम चाहते ही नहीं है ना, फिर एसीआर का क्या मतलब है। तो हम जो है इस कंडीशन से बचने के लिए डीवी बाई डी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अभी अनडिजायर्ड वोल्टेज कहाँ से, वोल्टेज जो है वीबीयू से कैसे ज्यादा हो गया, ये हमें समझने की जरूरत है। एक्चुअल में कोई भी एससीआर जो होता है ना, उसमें हमारे पास इस तरह की पीएन की 4 लेयर होती है, पीएन 4 लेयर होती है। जब आप इसको फॉरवर्ड बायस करते हो तो जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस होते हैं, और जंक्शन J2 क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर बनी हुई रहती है। दो दो कंडक्टिंग बीच की प्लेट के बीच में आपके पास एक इंसुलेशन मीडियम आ गया, क्या बन जाता है, कैपेसिटेंस बन जाता है। ये किसके इक्विवेलेंट बन जाता है, कैपेसिटेंस के। और कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट बन जाएगा तो यहाँ से जो भी एनोड करंट आएगी वो आईसी की बराबर होगी। सीधी सी बात है, आई इक्वल टू क्या होगा, आईसी, और आईसी की वैल्यू क्या होती है, सी डीवीसी बाई डी टी। अब एक्चुअल में क्या होता है, जब भी स्विचिंग कंडीशन अप्लाई करते हो, यहाँ पे स्विच है उसको ऑन कर दिया, स्विचिंग कंडीशन अप्लाई करते हो, तो सडनली जो है ट्रांजिएंट कंडीशन में आप जानते हो कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट होते हैं। इस तरह से हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट हो गया, जैसे मान लीजिए Vm इक्वल टू वी एन साइन ओमेगा एन टी जनरेट हो गया। अब इसका मैं डीवी बाई डी टी कर रहा हूँ, तो डीवी बाई डी टी कितना होगा, ओमेगा वी एन कॉस ओमेगा एन टी, यही होगा। अब अल्टीमेटली ओमेगा तो बहुत ज्यादा है ट्रांजिएंट कंडीशन में, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिएंट कंडीशन में वेव आती है, डीवी बाई डी टी बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब आईसी इक्वल टू सी डीवीसी बाई डी टी बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा।
मतलब हाई ट्रांजिएंट कंडीशन में, स्विचिंग कंडीशन में जब जब एसीआर को ऑन करोगे यहाँ पे प्रॉब्लम है। इसीलिए डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन हमें लगाना बहुत जरूरी है। डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एसीआर, यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। अब अनडिजायर्ड ट्रिगरिंग को हम अवॉइड एक्सीडेंटल टर्न ऑन को रोकने के लिए हम जो है डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। सैलिएंट पोल वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर है। वेरिएबल रिलेक्टेंस मतलब आपके पास जो है रिलेक्टेंस वेरिएबल तब मिल सकता है जब आपके पास परमेबिलिटी वेरिएबल हो, या लेंथ को भी वेरिएबल कर सकते हो, या परमेबिलिटी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ की हो, है ना। परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए। हाई परमेबिलिटी जो है लेंथ को वेरिएबल बना सकते हो, और रिलेक्टेंस की रेंज भी हाई होनी चाहिए, तो उसके लिए परमेबिलिटी भी जो है हाई होनी चाहिए आपके पास। परमेबिलिटी हाई आपको कौन से केस में मिलेगी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में देखने को मिलती है। इसलिए मोस्टली जितने भी हमारे पास एसी मशीन होती है उसमें हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को प्रेफर करते हैं। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ओपन से रिलेटेड है। इसमें क्या बोला गया है कि एक हमारे पास जो है CMRR कितना है, 100 dB। CMRR पहले ये हमें कितना दिया हुआ है, 100 dB लिख देते हैं जो भी दिया हुआ है। कॉमन मोड वोल्टेज इज 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। डिफरेंशियल वोल्टेज गेन इज आपके पास AD कितना है, 4000। आपको कॉमन मोड वोल्टेज चाहिए, तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास कोई भी ऑप एम्प होता है उसमें आउटपुट वोल्टेज किस तरह से आता है। दो टर्मिनल होते हैं, एक तो इन्वर्टिंग टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज, एक हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पॉजिटिव वोल्टेज, और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ वोल्टेज होगा VP माइनस VN, दैट मीन्स VID, डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज। ये डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज जो है ना एम्पलीफाई होके आउटपुट पे मिलता है, और इसके लिए जो एम्पलीफिकेशन गेन होता है उसको बोलते हैं डिफरेंस गेन। तो आउटपुट वोल्टेज जो है हमारे पास आइडियल केस में डिफरेंस गेन इनटू डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज होता है, ये आइडियल केस होता है। लेकिन अगर कोई नॉइज सिग्नल आ जाए, है ना, जिसको कॉमन मोड सिग्नल बोलते हैं, नॉइज सिग्नल मींस कॉमन मोड सिग्नल, तो ये भी एम्पलीफाई होकर हमें आउटपुट में मिलते हैं। मतलब हमारे पास आउटपुट पे डिफरेंस गेन और डिफरेंस इनपुट वोल्टेज तो है ही, लेकिन कॉमन मोड गेन और कॉमन मोड वोल्टेज भी आ जाता है, तो हमें एडिशनल आउटपुट मिलता है। अब हमें आउट क्वेश्चन में पूछा है कॉमन मोड आउटपुट वोल्टेज बताइए, तो यही बताना है, AC इंटू VC। VC तो हमें गिवन एक 12 वोल्ट, अब AC निकालो आप, AC निकालोगे तभी तो कॉमन मोड आउटपुट वोल्टेज पता करोगे, AC इंटू VC, यही तो हमें चाहिए। ये VC तो 12 वोल्ट दे रखा है, AC हम निकालेंगे। AC हम कैसे निकालेंगे, CMRR के थ्रू। अब CMRR का फॉर्मूला होता है CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो AD/AC, ये होता है। लेकिन हमें ये दे रखा है डीबी में, तो डीबी में CMRR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 20 log AD/AC। इसको हम सॉल्व करते हैं। 20 log कितना दे रखा है, 100 इक्वल टू 20 log AD/AC। इसको सॉल्व करोगे 5 log AD/AC आ जाएगा। 5 log AD/AC आएगा, इसको सॉल्व करो यहाँ पे 5 log AD/AC। हम क्या ले लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग 10 के बेस पे लेना बहुत ईजी है, यहाँ पे 10⁵ हो जाता है, ठीक है, AD/AC। एंटी लॉग लोगे तो 10 की पावर जो भी होगी वैल्यू इसकी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है डिफरेंस गेन, वोल्टेज गेन दे रखा है 4000, और AC हमें फाइंड आउट करना है। AC कितना आ जाएगा, 4000 अपॉन 10⁵, ये आ जाएगा 0.04। 0.04 इंटू 12 कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.04 इंटू 12 0.48 वोल्ट। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, B विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। Which of the following attributes explain why pure metal are not frequently used in engineering application? Hardness, brittleness, softness, luster। तो कुल मिला के बात ये है हमारे पास जो है, जैसे इसके लिए हम जो है एक एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर आपको गोल्ड है, सोना बनवाना, तो आप सोनार के पास जाओगे तो थोड़ी बहुत तो खोट उसमें मिलेंगे। खोट का मतलब इम्प्योरिटी, है ना। इम्प्योरिटी होगी तभी तो ऑर्नामेंट्स बनाए जा सकते हैं, आभूषण बनाए जा सकते हैं, अदरवाइज तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, प्योर गोल्ड जो होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट होने के साथ कारण इसमें जो है ऑर्नामेंट्स नहीं बनाए जा सकते। उसके लिए जो है हमें इम्प्योरिटी ऐड करना भी बहुत ज़रूरी है इसमें,
थोड़ा सा इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है जिससे कि ऑर्नामेंट्स बनाए जा सके। तो जो मेटल होते हैं, प्योर मेटल होते हैं, उसमें सॉफ्टनेस की प्रॉब्लम होती है ना, सॉफ्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनको जो है हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पता चला कि प्योर कॉपर यूज़ कर लिया आपने, प्योर कॉपर यूज़ कर लिया तो उसमें आपके पास या फिर कोई भी प्योर मेटल है, कॉपर तो छोड़ो, चलो कोई भी प्योर मेटल है उसको यूज़ कर लिया वायर बनाने में, थोड़ी देर में पता चला करंट फ्लो होने के कारण वो पिघल गया, तो अंदर से वायरिंग ओपन हो गई। ऐसा केस नहीं चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, कैरियर करंट प्रोटेक्शन स्कीम इज नॉर्मली यूज्ड फॉर। तो पहले हमें ये देखना है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। लो वोल्टेज केबल, हाई वोल्टेज केबल ओनली, लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन ओनली। कैरियर करंट का मतलब क्या होता है? जहां पर भी कैरियर वर्ड आए ना, आप समझ लेना हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब पावर लाइन में हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का क्या मतलब है? पावर लाइन में तो पावर फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज की, ये सेंडिंग एंड है, ये रिसीविंग एंड है, यहाँ पे 50 हर्ट्ज का सिग्नल जा रहा है। एक्चुअली कैरियर करंट प्रोटेक्शन क्या होता है? कैरियर करंट प्रोटेक्शन का मतलब कोई भी फॉल्ट आया, उस पे दोनों साइड की जो रिले है ना, वो साइमल्टेनियसली एक साथ ऑपरेट हो जाए। ए रिले भी ऑपरेट हो जाए, बी रिले भी एक साथ ऑपरेट हो जाए। एक साथ ऑपरेट होने के लिए इनका जो है प्रॉपर जो है सीक्वेंस मैच होना चाहिए। इनको सिग्नल जो है एक ही टाइम पे मिलना चाहिए। एक ही टाइम पे जो सिग्नल देने की स्कीम है उसको बोलते हैं कैरियर प्रोटेक्शन स्कीम। तो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल इनको मिलते रहते हैं, जिससे हमें जो भी ट्रांसमिशन लाइन है उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग होती रहती है। जैसे भी कोई फॉल्ट कंडीशन आता है तो दोनों साइड की जो है फॉल्ट रिले एक साथ ऑपरेट हो जाती है, इसी को हम कैरियर करंट प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन में, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में इस केस को ज्यादा यूज किया जाता है, बिकॉज इसके कारण जो है हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। कि अगर मान लीजिए एक साइड का हमारे पास रिले ऑपरेट हो जाता है, हालांकि लाइन ऑपरेट होगी, लेकिन उसके कारण कुछ रेजिडुअल एनर्जी दूसरी साइड बची हुई है, वो फॉल्ट में जरूर जाएगी हमारे पास। तो वहां पर हमारे पास जो है एक तरह से हमारे पास रेजिडुअल एनर्जी जो है वो इधर से जा रही है, वहां पे एकदम से हमारे पास सडन एकदम से पूरा जो है फॉल्ट क्लियरिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर फॉल्ट क्लियरिंग के लिए हम दोनों साइड जो है यहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं। हालांकि कैरियर करंट प्रोटेक्शन जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है, हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर जो होता है उनके साथ जो है बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, रिवर्स ब्लॉकिंग कंडीशन में आपके पास एसीआर में क्या हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा? फॉर एन एसीआर इन द रिवर्स ब्लॉकिंग मोड प्रैक्टिकली लीकेज करंट के बारे में पूछा है, डज नॉट फ्लो, ऐसा होता है। प्रैक्टिकली पूछा है, आइडियली तो बिल्कुल फ्लो नहीं होगा, प्रैक्टिकली तो होगा। हम कैसे फ्लो होगा वो हमें देखना है। रिजर्व लीकेज करंट फ्लो एनोड टू कैथोड, लीकेज करंट फ्लो कैथोड टू एनोड, लीकेज करंट फ्लो गेट टू कैथोड। तो रिवर्स ब्लॉकिंग कंडीशन है ना, रिवर्स ब्लॉकिंग कंडीशन का मतलब क्या हो गया? एनोड है इधर, कैथोड है इधर, रिवर्स बायस पहले कर तो दें, एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव, और रिवर्स बायस है मतलब ब्लॉकिंग है, तो इसका मतलब गेट गेट पल्स का भी कोई लेना देना नहीं, गेट पे तो सिग्नल अवेलेबल ही नहीं होगा, तो गेट वाला ऑप्शन तो हटा ही दो, है ना, गेट वाला ऑप्शन हटा दो। लीकेज करंट नॉट फ्लो प्रैक्टिकली, ये भी पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली तो फ्लो होगी लीकेज करंट, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज करियर के कारण। अब हमारे पास रिवर्स बायस कंडीशन है ना, करंट कैसे जानी चाहिए? प्लस से आउटगोइंग ना, बैटरी से, तो कैथोड से किधर की तरफ जानी चाहिए? एनोड की तरफ जानी चाहिए। तो लीकेज करंट फ्लो होगी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, लेकिन किस किस डायरेक्शन में होगी? कैथोड से एनोड की तरफ होगी, ठीक है। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, एक रोटेटिंग मशीन है, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम जो है लाइटनिंग, अगेंस्ट लाइटनिंग सर्ज हम एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। वो कॉम्बिनेशन क्या होता है? लाइटनिंग कंडक्टर एंड कैपेसिटर, लाइटनिंग कंडक्टर एंड लाइटनिंग अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर एंड कैपेसिटर, लाइटनिंग अरेस्टर ओनली। यहाँ पे सही आंसर होगा लाइटनिंग अरेस्टर एंड कैपेसिटर। अब ऐसा बात ये तो समझ में नहीं आई हमारे पास कि लाइटनिंग सर्ज आ गई, लाइटनिंग सर्ज आ गई तो लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करना तो सही बात है। लाइटनिंग सर्ज आ गई, मोटर की रोटेटिंग मशीन है, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर तो यूज करो, लेकिन कैपेसिटर किस लिए यूज किया ये समझ में नहीं आया। तो बात ऐसी है, हमारे पास कोई भी मशीन होती है, मोटर होती है, उसमें हम जो है इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं ना, वो कौन से इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं? दो टाइप के इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, एक तो मेजर इंसुलेशन और एक माइनर इंसुलेशन। मेजर इंसुलेशन किसके बीच में प्रोवाइड किया जाता है? मेजर इंसुलेशन कोई भी मोटर का ये फ्रेम है और इधर वाइंडिंग रखी हुई है, ये वाइंडिंग, इनके बीच में जो इंसुलेशन होगा वो हमारे पास जो होगा मेजर इंसुलेशन होगा, ठीक है।
और वाइंडिंग के जो टर्न्स है उनके बीच में जो इंसुलेशन होगा यहाँ पे वो हमारे पास माइनर इंसुलेशन होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं माइनर इंसुलेशन। ये समझ में आ गया। अब मेजर इंसुलेशन जो डिजाइन किया जाता है वो लाइन आरएमएस लाइन वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग डिजाइन किया जाता है, आरएमएस लाइन वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग डिजाइन किया जाता है, ठीक है। और माइनर इंसुलेशन जो डिजाइन किया जाता है रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है, रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज इसके करस्पॉन्डिंग डिजाइन किया जाता है। तो हमारे पास एक्चुअल में यहाँ पे टर्मिनल पे एक लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है, साथ में एक कैपेसिटेंस भी लगाया जाता है। अब ये कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है? लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, मेजर इंसुलेशन के लिए जो भी हमारे पास जो होगा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। मेजर इंसुलेशन में केस में यहाँ पर जो है जो भी लाइटनिंग आएगी उसको क्या करेगा, अरेस्ट करके ग्राउंड कर देगा, ठीक है। लाइटनिंग अरेस्टर ऐसे काम करेगा। कैपेसिटर जो है रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज को चेंज करेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या करता है एक बात बताओ, कैपेसिटेंस में जो करंट होती है IC इक्वल टू CdVc/dt, ये कैपेसिटेंस क्या करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को लिमिट करता है। जैसे इंडक्टर क्या करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, और कैपेसिटर क्या करता है, रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज या रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, इसी को बोलो। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को हम जो है अगर अपोज करना चाहते हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इंडक्टर या कैपेसिटर, कैपेसिटर लगाओगे, तो इसीलिए कैपेसिटर साथ में लगाते हैं। समझ में आया? सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। एक कंटिन्यूस टाइम सिस्टम है, उसको हमें डिस्क्राइब करना है कि लीनियर है, नॉन लीनियर है, या कॉजल है, नॉन कॉजल है, टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है, ये हमें बताना है। एक्स टी स्क्वायर, पहले लीनियरिटी चेक कर लेते हैं। वाई टी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, वाई टी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स टी स्क्वायर। लीनियरिटी कैसे चेक करोगे, आपके पास कोई भी सिस्टम हो गया, उसमें दो इनपुट दे दिए, एक बार आपके पास x1 टी स्क्वायर दे दिया, y1 टी आ गया, एक बार आपने इनपुट दे दिया x2 टी स्क्वायर, आउटपुट आ गया y2 टी, एक बार आपने इसको k1 टाइम से बढ़ा दिया, इसको k2 टाइम से बढ़ा दिया, आउटपुट भी k1 टाइम से बढ़ दिया, इधर k2 टाइम से बढ़ गया। अब दोनों वही सिस्टम है, दोनों सिग्नल जो है एक साथ अप्लाई कर दिए, एक साथ अप्लाई कर दिए k1 x1 t और k2 x2 t, तो यहाँ पे आउटपुट जो आया वो अभी हमारे पास क्या आ गया, k1 y1 t आ गया और k2 y2 t आ गया। मतलब यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड में कोई चेंज कोई हमारे पास दिक्कत नहीं है। यहाँ टी स्क्वायर है तो इनसाइड है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब ये सिस्टम जो रहेगा लीनियर रहेगा, ये एक बात तो फिक्स। अब हम डिसाइड कर देते हैं कॉजल नॉन कॉजल। कॉजल नॉन कॉजल क्या होगा, कॉजल में मतलब इनपुट अभी दिया और आउटपुट जो है हमें फ्यूचर में मिल जाए। कॉजल नॉन कॉजल का मतलब, कॉजल नॉन कॉजल मतलब इनपुट आप जो है फ्यूचर में दो और आउटपुट अभी मिल जाए प्रेजेंट में। ऐसा पॉसिबल है क्या, प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं। ऐसे सिग्नल को हम नॉन कॉजल सिग्नल बोलते हैं। और इनपुट जो है हम प्रेजेंट में दें और आउटपुट जो है हमें फ्यूचर में मिल जाए, ऐसा हमें पॉसिबल है कुछ डिले के साथ। तो अब फ्यूचर में मिल जाए या प्रेजेंट में मिल जाए उसी टाइम, तो हमारे पास ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, कॉजल सिग्नल बोलते हैं। समझ गए? तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं वाई टी इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर। तो हम t इक्वल टू एग्जाम्पल के लिए ऐसे 2 रख दो, 3 रख दो, कुछ भी रख लो, लेट t इक्वल टू 2। तो y एट 2 सेकेंड और इनपुट इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट मीन्स इनपुट आएगा 4 सेकेंड पे। t इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया ना। तो इनपुट आप 4 सेकेंड पे दे रहे हो और आउटपुट 2 सेकेंड पे चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये सिस्टम जो हो गया नॉन कॉजल हो गया। तो लीनियरिटी और नॉन कॉजल के बारे में पता चल गया। अब हमें देखना है टाइम वेरिएंट होगा या टाइम इनवेरिएंट होगा, ये हमें समझना है। अब ये हमारे पास जो रहेगा ये टाइम वेरिएंट रहेगा। कैसे टाइम वेरिएंट रहेगा ये हमें देखना है। टाइम वेरिएंट की रिगार्डिंग ऐसे पता चलेगा, जैसे जो है ये टी स्क्वायर है ना, इसको डिटेल से समझना चाहते हो तो ऐसे समझो। टाइम वेरिएंस कैसे चेक करते हैं, एक बार जो है हम इनपुट को शिफ्ट करते हैं, तो इनपुट को शिफ्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए के टाइम से शिफ्ट कर दिया टी स्क्वायर माइनस के, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। दूसरी टाइम हम क्या करते हैं, इनपुट को नहीं शिफ्ट करते हैं, हम टी को ही रिप्लेस कर देते हैं टी माइनस के से। तो टी को रिप्लेस करोगे दोनों साइड टी माइनस के से, तो ये आ जाएगा एक्स टी माइनस के का होल स्क्वायर। अब ये बताओ क्या ये दोनों आउटपुट एक जैसे हैं दोनों केस में? पहले केस में टी स्क्वायर माइनस के और दूसरे केस में टी माइनस के का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये टाइम के साथ चेंज होगा, टाइम वेरिएंट होगा। समझ गए? अगर दोनों कंडीशन में सेम नहीं हो, एक बार इनपुट को शिफ्ट कर दो के टाइम से तो आउटपुट, और दूसरे टाइम टी को रिप्लेस कर दो टी माइनस के से, तो ये हमारे पास नॉन कॉजल है, लीनियर है और
टाइम वेरिएंट है, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच consist of equivalent circuit of a diode in series with PUT, a diode in parallel with PUT, a diode in anti-parallel with PUT और टू डायोड। तो हमें यहाँ देखना है कि कौन सा ऑप्शन। PUT क्या होता है? प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना, जैसे अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो जो PUT है उसके हमारे पास एंटी पैरेलल में, एंटी पैरेलल का मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए ये SCR है, इसी के सेम साइड में, सेम डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम, एनोड कैथोड सेम है, तो उसको पैरेलल बोलते हैं। लेकिन एनोड कैथोड एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? एंटी पैरेलल बोल रहे हैं। तो अगर PUT प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसके ऑपोजिट में हमारे पास जो है इस तरह से एंटी पैरेलल डायोड कनेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच। अब ये सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच होता क्या? ऐसे समझो कि यूजीटी की तरह ही होता है हमारे पास। यूजीटी में जैसे रिलैक्सेशन, ऑसिलेशन नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑसिलेशन जनरेट करने के लिए, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास यहीं पर भी देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो बात अलग है, क्योंकि हमारे पास जो है एसयूएस में, सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच में, ये जो स्विचिंग होती है फिक्स वोल्टेज पे होती है, ठीक है, जबकि हमारे पास जो है यूजीटी पे इस तरह का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। इसमें ये देखना है कि हाई कार्बन स्टील की इसमें एप्लीकेशन कौन सी है। तो ये एक कुछ ज़्यादा ही हमारे पास लेवल का क्वेश्चन हो गया। हाई कार्बन स्टील आपके पास इसकी एप्लीकेशन की कौन सी है? तो इसमें हमारे पास 4 टाइप देखने को मिलती है, और चारों टाइप जो है आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। हाई कार्बन स्टील, ये कार्बन स्टील का जो हमारे पास लेवल होगा ना, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ पे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, आप यहाँ पर आराम से समझिएगा। अगर आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ 580 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो ये हाई कार्बन स्टील होगा, ठीक है। दूसरा, हमारे पास अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ आपके पास 1230 न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो आपके पास जो है मीडियम कार्बन स्टील होगा। तीसरा, आपके पास माइल्ड स्टील, अगर आपके पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 555 न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो माइल्ड स्टील होगा। और चौथा होगा डेड माइल्ड स्टील, अगर 319 न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो हमारे पास ये डेड माइल्ड स्टील होगा। तो चारों टाइप है, चारों की अलग अलग एप्लीकेशन है। हमें यहाँ किसकी पूछी है? हाई कार्बन स्टील की। हाई कार्बन स्टील मशीन टूल्स, लीफ, कॉइल स्प्रिंग के लिए यूज होगा। मीडियम टाइप जो मीडियम कार्बन स्टील है जो क्लच डिस्क और वॉल स्प्रिंग के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर देखोगे ये हाई कार्बन स्टील हो गया, और यही हमें पूछा है, डी विल बी द राइट आंसर। ये वाला जो होगा आपके मीडियम कार्बन स्टील हो गया। और तीसरा वाला केस जो है हमारे पास माइल्ड स्टील हो गया, माइल्ड स्टील के लिए ये यूज करेंगे। और चौथा जो केस है डेड माइल्ड स्टील, उसके लिए ये यूज करेंगे हमारे पास। तो चारों केस में चारों अलग अलग एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कौन सा आंसर होगा? डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। इन द मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है, मेमोरी मैपिंग से रिलेटेड है। मेमोरी चिप की साइज आपके पास, एक चिप है जिसकी साइज है 1024x4, ठीक है। नंबर ऑफ मेमोरी चिप, ऐसी कितनी चिप चाहिए जिससे कि टोटल मेमोरी आपके पास कितनी बन जाए? 8 KB, 8 KB ये मेमोरी बन जाए। तो 8 KB को एक्सपांड करो पहले, तभी पता चलेगा। हमारे पास जैसे 2 GB 2 GB 2 GB, अगर 8 GB बनाना है तो 2 GB की कितनी चाहिए? 4 ना। ये तो बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। वही सेम यही क्वेश्चन है, डिवाइड कर दो। अगर मैं बोल रहा हूँ 8 GB की मेमोरी बनानी है और 2 GB की चिप है मेरे पास एक, तो आप क्या कितने रिक्वायर्ड करोगे? 4। तो आपको 8 GB में किसका डिवाइड करने का? 4 GB का डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपको मालूम चलेगा। तो 8 KB के होता है 1024 10 10 सॉरी, और बाइट होता है 8, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 8 लिख दो। आप क्या करो, टोटल मेमोरी की जो कैपेसिटी है ना, नंबर ऑफ चिप्स मालूम करने के लिए, उसमें एक चिप की कैपेसिटी को डिवाइड कर दो। 1024 इंटू 4, 1024 2 10 इंटू 4 इंटू 4, 2 10 कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो टोटल ऐसी 16 चिप चाहिए होगी इस मेमोरी को डिजाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। ऐसा कौन सा मल्टी वाइब्रेटर है? देखो हमारे पास ऑसिलेटर दो टाइप के होते हैं। एक तो साइनसॉइडल ऑसिलेटर होते हैं जो साइनसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट करते हैं, एक नॉन साइनसॉइडल ऑसिलेटर होते हैं जो नॉन साइनसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास, ठीक। साइनसॉइडल कौन से होते हैं? जो हम देखते हैं, आरसी फेज शिफ्ट है, वेन ब्रिज है हमारे पास, या कॉलपिट्स है, हार्टले ऑसिलेटर है,
है ना, क्रिस्टल ऑसिलेटर है, क्रिस्टल कंट्रोल, ये सारे जो है साइनसॉइडल ऑसिलेटर होते हैं। नॉन साइनसॉइडल हमारे पास कौन से होते हैं? मल्टी वाइब्रेटर्स, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, ये बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, स्मिथ ट्रिगर है, ये सारे नॉन साइनसॉइडल ऑसिलेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा है? बोथ क्वासी एंड स्टेबल स्टेट हो। मोनो स्टेबल मतलब सिंगल स्टेट, सिंगल स्टेबल, सिंगल स्टेबल स्टेट। बाई स्टेबल मतलब टू स्टेबल स्टेट। अस्टेबल मतलब फ्री रनिंग, कोई स्टेबल नहीं स्टेट, फ्री रनिंग ऑसिलेटर बोलते हैं या नो स्टेबल स्टेट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ट्रिगर में हमारे पास रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मोनो स्टेबल में क्या होता है, सिंगल स्टेबल के साथ साथ एक क्वासी स्टेबल और आ जाती है हमारे पास स्टेट। तो उस कारण जो है हमारे पास ये दो स्टेट देखने को मिलती है, सिंगल स्टेबल स्टेट और एक क्वासी स्टेबल आ जाती है। तो इसलिए हमारे पास ऐसा मल्टी वाइब्रेटर कौन सा होगा? ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। माइका की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की क्वेश्चन एक पहले भी आ चुका है हमारे पास मेगावोल्ट पर मीटर के रेस्पेक्ट में, और हमें ये देखना है कि इसमें हमारे पास कितना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है माइका के केस में। तो ये टेबल आपको याद करना जरूरी है। माइका के केस में अगर आपको देखोगे लगभग 120 किलोवोल्ट पर एमएम बोल सकते हो, आपके पास किलोवोल्ट पर एमएम या मेगावोल्ट पर मीटर बोल सकते हो। ठीक है, मतलब किलोवोल्ट पर मीटर, एमएम को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, एक एमएम में 10⁻³ मीटर, ऐसा बोल सकते हो। तो ये मेगावोल्ट पर मीटर भी सेम यूनिट हो जाएगी। तो ये कितना होता है? 118 या लगभग 120 के करीब रहता है। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा राइट आंसर रहेगा? यहाँ पर 180 मेगावोल्ट पर मीटर। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। ऑसिलेटर क्या काम करते हैं? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है। ऑसिलेटर एसी वोल्टेज को जनरेट रोकते हैं, जनरेट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। एम्पलीफायर तो बनाना नहीं है, यहाँ पे ऑसिलेशन को क्या करना है? जनरेट करना है। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक एससीआर है, उसमें हमारे पास जो है टू ट्रांजिस्टर मॉडल हम एनालॉजी का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं? एससीआर को वर्टिकली बाइसेक्ट कर देते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि एक एससीआर में दो ट्रांजिस्टर बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जा सकते हैं वो पूछा गया। बाइसेक्टिंग द हॉरिजॉन्टली, बाइसेक्टिंग द एससीआर टॉप टू एंड बॉटम टू लेयर, बाइसेक्टिंग द एससीआर मिडल टू लेयर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमारे पास जो है पीएन की 4 लेयर है ना एससीआर में, ये 4 लेयर हो गई, पी एन। ठीक है, अब ये जो बीच वाली जो लेयर है ना, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एन इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, पी इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। तो इस लेयर से हमारे पास जो है ना दो ट्रांजिस्टर बन जाएंगे। एक तो हमारे पास है ना इस तरह से, जैसे आपको डायग्राम थोड़ा क्लियर बता देते हैं। ये देखिए जरा डायग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो हमारे पास क्या बन गया, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, J1 J2 J3 इधर वाला जो एरिया है। एक बन गया पीएनपी ट्रांजिस्टर, दो ट्रांजिस्टर बन गए। दोनों को आप अगर आप सेपरेट करके भी देख सकते हो तो पीएनपी हो गया, ये क्या हो गया? एनपीएन हो गया। तो टू ट्रांजिस्टर मॉडल में हम जो इनर वाली जो दो लेयर होती है ना, उनको बाइसेक्ट करते हैं, उनको बीच में से क्या कर देते हैं? बाइसेक्ट कर देते हैं। तो बाइसेक्टिंग टू एससीआर टॉप टू नहीं, मिडल टू लेयर, मिडल टू लेयर को हम क्या करते हैं? उसको बाइसेक्ट करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज द फास्टेस्ट? हमारे पास एनालॉग कन्वर्टर कौन कौन से होते हैं? एक तो फ्लैश टाइप होता है ना, फ्लैश टाइप होता है। फ्लैश टाइप में हमारे पास जो है ना क्लॉक टाइम पीरियड जो होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा? टाइम पीरियड लगता है। सबसे फास्टेस्ट जो होता है फ्लैश टाइप का, लेकिन ऑप्शन में फास्टेस्ट वाले में फ्लैश मेंशन नहीं तो हम फ्लैश सेलेक्ट कर लेते। क्लॉक का जो टाइम पीरियड होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा? टाइम लगेगा इसके लिए। क्लॉक 1010 इस तरह से होती है ना, ये क्लॉक का जो भी टाइम पीरियड होगा उतना हमें ये लगेगा। ठीक है, इसका डिले उतना ही होगा, सबसे फास्टेस्ट होता है। उसके बाद है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में जितनी नंबर ऑफ बिट और जितनी क्लॉक टाइम होगा उतना हमें टोटल रेस्पॉन्स टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद होता है काउंटर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और सबसे लास्ट में ड्यूअल स्लोप है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ड्यूअल स्लोप का जो फॉर्मूला रहता है वो हमारे पास 2n+1 2n+1
n इज द नंबर ऑफ बिट, ध्यान रखना, -1 इंटू क्लॉक टाइम पीरियड ड्यूअल क्लॉक के लिए। काउंटर वाले के लिए लगभग अप्रोक्सीमेटली 2n इंटू क्लॉक टाइम पीरियड। अगर आप देखोगे यहाँ पे एनालाइज करोगे तो सबसे फास्टेस्ट कौन सा होगा, फ्लैश टाइप का, उसके बाद सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद आप देखोगे अगर यहाँ से ढंग से देखोगे तो उसके बाद आपके पास देखने को मिलेगा काउंटर टाइप वाला, और उसके लास्ट में आपके पास देखने को मिलेगा ड्यूअल स्लोप। तो ड्यूअल स्लोप जो है सबसे स्लोएस्ट होता है, लेकिन इसकी एक सबसे बढ़िया बात होती है ये मोस्ट एक्यूरेट होता है ड्यूअल स्लोप वाला। तो ये जो 3-4 क्वेश्चन है इससे बनते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर, इसके बाद फ्लैश टाइप है नहीं तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन वाला राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसी कौन सी मोटर है जिसको हाईएस्ट ऑपरेटिंग स्पीड पे चला सकते हैं। हाईएस्ट ऑपरेटिंग स्पीड कहाँ देखने को मिली होगी आपको, मिक्सर के केस में देखने को मिली होगी, या फिर ड्रिलिंग मशीन है वहां पे देखने को मिली होगी, जहां पे 3500 आरपीएम से ज्यादा हमारे पास जो स्पीड होती है वहां पे। 3500 आरपीएम से ज्यादा के लिए हमारे पास कौन सी मोटर प्रेफर की जाती है, हमारे पास यूनिवर्सल मोटर। इट इज द एसी डीसी बोथ सीरीज मोटर, एसी प्लस डीसी सीरीज मोटर, जिसको दोनों पे ऑपरेट किया जा सकता है। सबसे फास्टेस्ट होती है। सबसे स्लोएस्ट अगर आपको बोले जाए कौन सी होगी, स्टेपर मोटर, जो स्टेप एंगल में ऑपरेट करेगी। ब्रशलेस डीसी मोटर, इसको कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक आईडीएमटी रिले, इट इज द मोस्ट फेमस क्वेश्चन इन द पावर सिस्टम। आईडीएमटी रिले, और आपको प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर बताना है। सीटी रेशियो 400/5, करंट प्लग सेटिंग 50%, फॉल्ट करंट प्राइमरी साइड 3000 एम्पियर। कैसे बताओगे प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, फॉल्ट करंट प्राइमरी साइड, प्लग सेटिंग आपको बताना है, प्राइमरी साइड सीटी रेशियो, ये कितना हो गया आपके पास 3000/200, ये आ गया 15। या तो ऐसे पता करो, या फिर आपके पास जो नॉर्मल फॉर्मूला है उसके थ्रू करो। फास्ट प्रोसीजर करना है तो पूरी जो रेशियो है वो पूरा जो है प्राइमरी साइड का ही ले लो, और अगर आपको सेकेंडरी में कन्वर्ट करके करना है तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। What is the attribute of a material that resists the flow of electricity? कंडक्टिविटी, थर्मोइलेक्ट्रिसिटी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, रेजिस्टिविटी। थर्मोइलेक्ट्रिसिटी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे पास यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल में। तो यहाँ पर हमारे पास कंडक्टिविटी है जो ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें प्रोवाइड करती है प्रॉपर्टी, और ये क्या करती है, ऑपोज करती है या रेजिस्ट करती है। तो आंसर कौन सा होगा, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, जिससे और ज्यादा आपको यहाँ पे जब रेजिस्टिविटी की बात आएगी है तो और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी सीखना जरूरी है। रेजिस्टिविटी क्या होता है हमारे पास, R इज इक्वल टू रो एल बाई है ना। अब रेजिस्टिविटी, ये कॉपर का इतना टुकड़ा लिया आपने, अब कॉपर का बहुत बड़ा टुकड़ा ले लिया आपने। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी है ना, ये लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। हालांकि आप यहाँ से निकालोगे रो इक्वल टू आर ए बाई एल, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि ये लेंथ है और एरिया पे डिपेंड करेगी, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है हमारे पास, हमेशा ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी it is the property of conducting material which oppose the flow of current. Resistance is the property of conducting material which oppose the flow of current। दोनों सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया, इस पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जो टेम्परेचर होगा उस पर डिपेंड करेगी। इन दोनों पे नहीं डिपेंड करेगी, लेंथ और एरिया पे। मतलब कॉपर का आपने 10 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया, फिर 100 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया, कितना भी लिया, रेजिस्टिविटी इट इज द इंटरनल, आपके पास जो प्रॉपर्टी है इंटरनल प्रॉपर्टी है, साइज और लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन रेजिस्टेंस जो है, लेंथ जितनी ज्यादा हो रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाता है। तो रेजिस्टेंस चारों प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, एरिया पे भी डिपेंड करेगा, और नेचर पे भी डिपेंड करेगा, जो टेम्परेचर होगा सराउंडिंग उस पे भी डिपेंड करेगा, सब पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑल द पैरामीटर्स, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है केवल हमारे पास नेचर एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, लेंथ शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेड है आपके पास, यहाँ पर पहले भी बता चुके हैं। कैपेसिटर बैंक स्विचिंग में हमारे पास पार्ट फर्स्ट में कौन सा ऐसा सर्किट ब्रेकर होता है जो हमारे पास कॉस्ट या ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए बेस्ट सुटेबल होता है।
कैपेसिटर बैंक स्विचिंग में रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है हमारे पास, और उस कंडीशन में हमारे पास वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है जो कभी भी आर्क को रीस्ट्राइक नहीं होने देता है। बाकी सारे सब में आर्क रीस्ट्राइक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाट लियोनार्ड कंट्रोल सिस्टम में आपको कौन से टाइप का ड्राइव यूज करोगे? एक तरह से ड्राइव का क्वेश्चन है, स्पीड कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। अगर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है तो उसमें आप जो है ये स्पीड हो गया, ये टॉर्क हो गया। आपके बताए पार्ट फर्स्ट में हमने बताया हुआ है 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास। अगर स्पीड पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड, और स्पीड नेगेटिव है तो आप क्या लिखोगे? रिवर्स। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट मोटरिंग हो जाएगा, फॉरवर्ड मोटरिंग, रिवर्स मोटरिंग। और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग या जनरेटिंग। कुल मिला के बात ये है हमारे पास यहाँ पर जो है कौन सा क्वाड्रेंट ऑपरेशन वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल स्कीम में यूज किया जा सकता है। तो वार्ड लियोनार्ड में हम देखते हैं फॉरवर्ड स्पीड भी रखते हैं, बैकवर्ड स्पीड भी रखते हैं, और हमारे पास एज वेल एज जनरेटर और मोटर एज ए ब्रेकिंग भी अप्लाई करनी पड़ती है। जनरेशन दैट मीन्स जनरेशन मोड भी चाहिए होता है और मोटरिंग मोड भी चाहिए होता है। मतलब सारे क्वाड्रेंट आपको चाहिए, और सारे क्वाड्रेंट आपको किससे मिल सकते हैं? आपको ड्यूअल कन्वर्टर से मिल सकते हैं। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। थ्री फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए हमारे पास पावर सिस्टम में, थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाए पावर सिस्टम में, पावर फेड इनटू द सिस्टम विल बी, मान लीजिए कोई भी सिस्टम है और इस सिस्टम में यहाँ पे फॉल्ट हो गया, इस तरह से यहाँ पे फॉल्ट हो गया। इस फॉल्ट कंडीशन में जो भी पावर जाएगी, यहाँ से पावर जाएगी, वो पावर कौन से नेचर की रहती है ये पूछा है। मोस्टली एक्टिव, मोस्टली रिएक्टिव, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। एक्चुअल में आप ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है ना, फॉल्ट कंडीशन में मेनली जो एग्जिस्ट करता है रेजिस्टिव कंपोनेंट तो बहुत कम होता है। मेनली जो एग्जिस्ट करता है इंडक्टिव कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है ना, और इंडक्टिव कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा तो पावर फैक्टर जो है बहुत लो होता है, पुअर होता है, पुअर पावर फैक्टर होता है। ऐसे समझ लो कि पावर फैक्टर जीरो ही होता है लगभग, आइडियल केस माने तो जीरो पावर फैक्टर। इंडक्टिव कंपोनेंट है और जीरो पावर फैक्टर है तो इसको जीरो पावर फैक्टर लीडिंग बोलेंगे या जीरो पावर फैक्टर लैगिंग बोलेंगे? इसको बोलेंगे जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। बहुत कम पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर, प्रैक्टिकली आइडियली जीरो मान लो, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि पावर कौन सी होती है, एक्टिव पावर वी आई कॉस फाई और रिएक्टिव पावर होती है वी आई साइन फाई। अगर आप सिंपली फॉर्मूला लगा दोगे तो भी मालूम चल जाएगा आपको कि यहाँ पर हमारे पास जो है कॉस फाई जो कंपोनेंट है ना वो बहुत कम है। इसका मतलब एक्टिव पावर जो है मोस्टली यहाँ पे डिलीवर नहीं होगी, साइन फाई कंपोनेंट इज हायर, तो कौन से डिलीवर होगी? मोस्टली आपके पास रिएक्टिव पावर। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। कोई भी लीनियर सिस्टम है उसमें टोटल जो रेस्पॉन्स आता है हमारे पास वो क्या होता है? ये तो क्वेश्चन एक तरह से कंट्रोल सिस्टम का हो गया। जीरो इनपुट रेस्पॉन्स, जीरो स्टेट रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स दैट रिजल्ट फ्रॉम इनपुट ओनली, कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो इनपुट एंड जीरो स्टेट रेस्पॉन्स। एक्चुअली जब हम कंट्रोल सिस्टम डिस्कस करते हैं स्टेट स्पेस अप्रोच में, हमारे पास जो रेस्पॉन्स आता है एक्स एस इक्वल टू फाई एस एक्स नॉट फाई एस बी यू एस। यू क्या होता है? इनपुट होता है, और एक्स नॉट क्या होता है? स्टेट होता है। अगर स्टेट को जीरो कर दो पीछे क्या बचेगा? ये बचेगा। स्टेट को जीरो कर दो, फाई एस बी यू एस बचेगा, और इसको बोलते हैं जीरो स्टेट रेस्पॉन्स। मतलब स्टेट को जीरो करने पर जो रेस्पॉन्स आया और जीरो स्टेट रेस्पॉन्स। दूसरा है हमारे पास एक्स, इनपुट को जीरो करो। अगर इनपुट को जीरो करोगे तो पीछे क्या बचेगा? एक्स एस इक्वल टू फाई एस एक्स नॉट। मतलब इनपुट को जीरो करने पर जो रेस्पॉन्स आएगा वो जीरो इनपुट रेस्पॉन्स, ठीक है। इसी तरह सर्किट में हम दो टाइप के रेस्पॉन्स देखते हैं, एक ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, एक स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, या एक नेचुरल रेस्पॉन्स, एक फोर्स रेस्पॉन्स। तो स्टेडी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? फोर्स रेस्पॉन्स बोलते हैं, और एक ट्रांजिएंट या नेचुरल वो अलग होता है। तो हम जो है तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांजिएंट और नेचुरल। ट्रांजिएंट कौन सी कंडीशन में आएगा? ट्रांजिएंट जब इनपुट होगा ही नहीं, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स, ट्रांजिएंट बोल दो, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स बोल दो, नेचुरल रेस्पॉन्स बोल दो, सब एक ही बात है। स्टेडी स्टेट बोल दो, फोर्स बोल दो, या जीरो स्टेट रेस्पॉन्स। जब हमारे पास इनपुट अप्लाई होगा लास्ट में फोर्स कंडीशन में जो आएगा उसको हम स्टेडी स्टेट जीरो रेस्पॉन्स या फोर्स रेस्पॉन्स बोल सकते हैं। सो कौन सा आंसर होगा? डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। एक सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर के बारे में हमें कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पर चाहिए होती है? दैट इट मस्ट प्रोड्यूस हाई टॉर्क एट ऑल लोड फ्रीक्वेंसी स्पीड्स वोल्टेज।
सर्वो मोटर में एक बेसिक सी बात है, इसको हम यूज कहाँ करने वाले हैं ये देखना है हमारे पास। हम यूज करने हैं प्रिसाइज पोजीशन कंट्रोल और स्पीड कंट्रोल, प्रिसाइज स्पीड एंड पोजीशन कंट्रोल। इसको जो है हम कंट्रोल एप्लीकेशन में यूज करते हैं। जैसे रोबोट है, रोबोट में हम हैंड को मूव करते हैं, आर्म हैंड आर्म को मूव करते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं, मतलब हमें बीच में ब्रेकिंग भी करनी पड़े तो तुरंत रुक जाए, और फॉरवर्ड मूव करना पड़े तो एक्सीलरेशन फॉरवर्ड हो तो फटाफट हो जाए, डी एक्सीलरेशन अगर हमें करना पड़े तो फटाफट हो जाए। मतलब इनर्शिया क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। एक तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। मतलब आपके पास इसमें मूवमेंट बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए, मतलब टॉर्क क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ये बात पूछी गई। किस कंडीशन में, कोई भी पोजीशन हो, कोई भी स्पीड हो, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज हाईएस्ट रेटिंग। तो हमें एक सर्किट ब्रेकर की जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से सर्किट ब्रेकर की रेटिंग हाईएस्ट होती है यहाँ पर। तो हमारे पास अगर आप इस टेबल को देखोगे इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर को हम कहाँ यूज करते हैं, बिलो 1 kV। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर SF6 मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर को 3.3 से 33 kV तक, SF6 एयर ब्लास्ट और मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर को 132 kV से 220 kV। अब बची हाईएस्ट रेटिंग। हाईएस्ट रेटिंग वाला हमें पूछा है ना, हाईएस्ट रेटिंग के लिए SF6 है और एयर ब्लास्ट है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं SF6 और एयर ब्लास्ट है क्या, SF6 तो अवेलेबल नहीं है, एयर ब्लास्ट जरूर अवेलेबल है। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोर रिले क्या होता है। मोर रिले हमारे पास, मोर रिले इज ए डायरेक्शनल रिले। तो आपको ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास पोर्ट को सेंस करती है ना, ये डायरेक्शनल रिले होती है। जितनी भी डिस्टेंस रिले होती है हमारे पास, इसमें मोर रिले जो है डायरेक्शनल रिले रहती है। तो ये बात तो पक्की है कि ऑप्शन में डायरेक्शनल रिले आएगा, बाकी कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें डायरेक्शनल रिले, बी विल बी द राइट आंसर। वोल्टेज रिस्ट्रेंड डायरेक्शनल रिले, मतलब इसका मतलब क्या होता है, रिस्ट्रेंड का मतलब ऑपोजिट टॉर्क जो होगा वो वोल्टेज कॉइल प्रोवाइड करेगी, और डायरेक्शनल रिले मतलब वोल्टेज और करंट कंबाइंडली जो है यहाँ पर हमारे पास जो है डायरेक्शन के थ्रू कंट्रोलिंग टॉर्क या ऑपरेटिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगी। दो टाइप के टॉर्क होंगे, एक हो गया ऑपरेटिंग टॉर्क या, और दूसरा होगा ऑपोजिट टॉर्क या रीस्ट्रेंडिंग टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा प्लीज, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। क्या क्वेश्चन है देखिए जरा प्लीज, एक प्रिसाइज फेज कंट्रोल ऑफ एन एसी लोड कैन बी कंट्रोल्ड बाय ए ट्रैक, SCR, GTO, IGBT। प्रिसाइज फेज कंट्रोल ऑफ एसी लोड ना, एसी वोल्टेज कंट्रोलर में आप क्या यूज करते हो, एसी लोड के केस में आप क्या यूज करोगे, एसी वोल्टेज कंट्रोलर में ऐसा कुछ डिवाइस यूज करो ना जो बाई डायरेक्शनल हो, दोनों डायरेक्शन में ऑपरेट कर सके। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल आए तो भी ऑपरेट कर जाए, नेगेटिव हाफ साइकिल आए तो भी ऑपरेट कर जाए, यहाँ पे लोड कनेक्टेड है। ऐसी प्रॉपर्टी किस में होती है हमारे पास, SCR बेचारा एक डायरेक्शन में, GTO एक डायरेक्शन में, IGBT एक डायरेक्शन में। यहाँ पे प्रॉपर्टी किस में देखने को मिलेगा, ट्रैक में देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे प्रॉपर्टी किस में देखने को मिलेगा, ट्रैक में। ट्रैक में एंटी पैरेलल दो थायरिस्टर लगा दो, और कॉमन आप क्या लगा सकते हो, गेट लगा सकते हो। तो ये हमारे पास ट्रैक होता है, इसमें दो मेन टर्मिनल और एक गेट टर्मिनल होता है। तो ट्रैक के थ्रू पॉजिटिव साइकिल में ये SCR ऑपरेट हो जाएगा, ये नेगेटिव साइकिल में ऑपरेट हो जाएगा, तो दोनों के थ्रू इजी हम फेज कंट्रोल कर सकते हैं। सो ए विल बी द राइट आंसर। सो इट इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और भी कोई क्वेश्चन में अगर आपको और ज्यादा डेप्थ में समझना हो तो कमेंट कर सकते हो, और पेपर फर्स्ट अगर आपको सॉल्व करवाना हो तो आप कमेंट करिएगा, आगे फ्यूचर में हम पेपर फर्स्ट भी सॉल्व करवाएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और कोई सजेशन हो तो बताइएगा।